आइए आज शुरू करते हैं हम लोग शरत सुंदरी क्लास 12 WB बोर्ड सेमेस्टर 3 रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बहुत ही खूबसूरत कविता प्रकृति के सुंदरता का चित्रण करते हुए। सबसे पहले कविता को शुरू करने के पहले हम लोग कवि परिचय जान लें। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जो कि बांग्ला साहित्य में ध्रुव तारे के समान चमकते हुए नजर आते हैं, उनके गुण और उनकी महानता की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अपने जीवन काल में एक व्यक्ति कई प्रतिभा को अपने साथ समेटे हुए अगर कोई चलता है तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सर्वोपरि है। रविंद्रनाथ टैगोर कवि थे, दार्शनिक थे, उपन्यासकार थे, कहानी के लेखक थे, नाटक के लेखक थे, ड्रामेटिस्ट, पेंटर थे यानी चित्रकला, संगीतकार, म्यूज़िक कंपोज़र, साथ ही साथ अध्यापक। उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी का स्थापना भी किया, बोलपुर में शांति निकेतन का स्थापना किया एज ए टीचर। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में 7 मई के दिन हुआ, कोलकाता के जोड़ा सांको इलाके में। इनके पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता शारदा देवी थी। पिताजी देवेंद्रनाथ ठाकुर ब्रह्म समाज के सेवी थे, ब्रह्म समाज के सदस्य, साथ ही साथ वह भी दार्शनिक थे। इनके दादाजी एक बहुत बड़े उद्योगपति द्वारकानाथ ठाकुर, द्वारकानाथ ही ना, हाँ द्वारकानाथ ठाकुर। बचपन में इनको अपने विद्यालय की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ठीक नहीं लगी, इसीलिए माता पिता ने इनके पढ़ने का प्रबंध घर पर ही कर दिया। घर पर ही इन्होंने साहित्य की रचना शुरू की बहुत ही अल्प आयु में, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो गए। 50 कविता संग्रह हैं जिनमें कुल मिलाकर 3000 कविताएं इन्होंने लिखा है, 42 कहानियां लिखी हैं इन्होंने और महत्वपूर्ण नाटक और उपन्यासों का भी सृजन किया है। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कलकत्ते में ही हुई। कविता के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें शरत सुंदरी, तो शरत सुंदरी कविता मुख्य रूप से प्रकृति की सुंदरता को दर्शाता है। शरत जो समय होता है हमारे साल का एक ऋतु है। जैसे अभी हम लोग सावन का महीना चल रहा है तो बरसात का ऋतु है, ये बरसात का मौसम है। बरसात के बाद थोड़े से समय के लिए शरत ऋतु भी आता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑटम। और शरत ऋतु के बाद शीत ऋतु यानी ठंड का मौसम आ जाता है। तो ठंड के आने के पहले ऑटम यानी कि शरत ऋतु अपने आप में प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए रहता है। इंग्लिश में भी बहुत सारी कविताएं बनी हैं, तो हम लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, ऑटम याद होगा। तो ऑटम के सीज़न में सुंदरता अपने आप में एक अलग किस्म का होता है प्रकृति का। तो यहाँ भी शरत को मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके कवि ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, उसको एक सुंदर स्त्री के रूप में दर्शाया है। एक सुंदरी महिला, एक सुंदर स्त्री, उसी को कहा गया है शरत सुंदरी। अब देखिए कविता की ओर हम लोग रुख करते हैं। गुच्छ कांस का किया विनिर्मित, शेफाली का हार बनाया, नए धान की मंजरियों से है पूजा का थाल सजाया। इन पंक्तियों में जिस प्रकार के पूजा के थाल की बात हो रही है, ऐसे पूजा के थाल मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में जो किसान वर्ग के लोग होते हैं, वो जब नया नया अनाज पैदा होता है तो उनकी पूजा करते हैं, गोवर्धन पूजा। और वो पूजा में सुंदर तरीके से थाल सजाते हैं, फूल से, पुष्प के बने हुए माला से। और जो अनाज पैदा हुआ रहता है उस अनाज के भी फसल का कुछ हिस्सा लेकर उसके अंदर मंजरी डाल देते हैं और उससे पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद ही तब एक उत्सव मनाने के बाद फिर तब लोग कॉमन रूटीन बना लेते हैं उस अनाज को खाने पीने का। लेकिन खाने पीने के पहले जब नया फसल आता है तो उसकी पूजा होती है। तो कवि कहते हैं गुच्छ
कांस एक तरह का फूल होता है जो ऑटम के महीने में पैदा होता है, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो गुच्छ कांस एक तरह का फूल है, देखिए उसका गुच्छा बनाया, किया विनिर्मित मतलब उसी से निर्माण किया, कांस के फूलों से निर्माण किया है गुच्छे का, फूलों का गुच्छा। किस तरह के फूल? कांस के फूल। शेफाली का हार बनाया, और जब देवी या देवता की जब पूजा करना होता है तो वहाँ हम लोग हार भी बनाते हैं, ठीक है ना। हार, माला का भी अर्पण करना होता है, माल्यार्पण। तो जो माला अर्पण करेंगे वो किस फूल का बनाए हैं? शेफाली का हार बनाया। तो अब तक आपने दो फूल के बारे में यहाँ पढ़ा, एक तो कांस से क्या बना? गुच्छा, फूलों का गुच्छा। और शेफाली से बन गया हार। नए धान की मंजरियों से, और उन दोनों के साथ नया धान जो पैदा हुआ है, धान उसमें स्फुरित हुआ है। कहने का मतलब जब धान का फसल बड़ा होता है ना, तो पहले तो वो घास की तरह दिखता है, थोड़ा जब बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर से फल फूट कर निकल आते हैं। जब नया नया फल फूट कर निकल आता है तो उसी को मंजरी कहा जाता है। उसे निकाल कर थाल में सजाकर फूल के साथ अर्पित किया जाता है देवी देवता को। तो कवि कहते हैं नए धान की मंजरियों से, नए धान की मंजरियां भी उस थाल में सजा दिया है, पूजा का थाल सजाया, और हमने पूजा का थाल सजा लिया है। तो आओ शरद सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। यानी कि इन पंक्तियों में जो पहला स्टैंजा हम लोग पढ़े, इसमें कवि हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि शरद के आने के पहले क्या तैयारियां की जाती हैं। तो शरद के आने के पहले जैसे पूजा का थाल का तैयारी किया जाता है, ऐसे ही यहाँ शरद सुंदरी के आने के पहले पूजा का थाल का तैयारी किया गया है। अब अगली पंक्ति, शरद सुंदरी तेरे स्वागत के मिस की मैंने तैयारी, रथ पर बैठ शुभ्र मेघों के तू आ, मैं तुझ पर बलिहारी। कवि यहाँ पर शरद के समय प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण करते हुए कहते हैं, ऐ शरद सुंदरी, मानवीकरण अलंकार, भाई ऋतु को हम मान लिए कि वो एक लड़की है, वो एक महिला है और बहुत ही सुंदर महिला है, तो उसके तरफ इशारा करते हुए और उसका नाम पुकारते हुए संबोधित करते हुए कहते हैं, ऐ शरद सुंदरी तेरे स्वागत के मिस यहाँ इंग्लिश वाला MISS नहीं है, मिस का मतलब है के लिए, के हेतु, तेरे स्वागत के लिए की मैंने तैयारी कर ली है शरद सुंदरी तेरे स्वागत के लिए। रथ पर बैठ शुभ्र, जब सरस्वती वंदना करते हैं तो तुम लोग सुने होगे उसमें एक लाइन आता है, या शुभ्र वस्त्रावृता। शुभ्र वस्त्रावृता मतलब सरस्वती माँ जो होती है शुभ्र वस्त्र पहनती है, यानी कि सफेद वस्त्र पहनती है। तो यहाँ कवि भी कहते हैं कि रथ पर बैठ शुभ्र, सफेद रथ पर बैठकर मेघों के, तेरा जो रथ होगा वो पहियों वाला और घोड़ों वाला रथ नहीं होगा। तेरा जो रथ होगा कौन सा रथ होगा? बादलों का रथ। नीले नीले आकाश में श्वेत बादल भ्रमण कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो उन्हीं बादलों को, उन्हीं मेघों को क्या कहा गया है? रथ। तो तू अपने सफ़ेद रथ पर, अपने बादलों के रथ पर बैठकर तू आ, मैं तुझ पर बलिहारी, और मैं तुझ पर बलिहारी हूँ। बलिहारी हूँ मतलब मैं अपने आप को तुझ पर न्यौछावर करता हूँ, मैं अपने आप को तुझ पर अर्पित करता हूँ। फूलों, मालाओं और मंजरियों की तरह मैं भी स्वयं को तुम्हारे स्वागत में, तुम्हारी सेवा में अर्पित करता हूँ। लेकिन तुम आओ शरद सुंदरी। कैसे आओ? बादलों के रथ पर सवार होकर आओ। तीसरा स्टैंजा, शिशिर ओस से भीग गए जो, उन कमलों का मुकुट पहनकर, निर्मल नील पंथ से आ तू, वन प्रांतर में नव यौवन भर। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी हमें यह बताना चाह रहे हैं, शरद ऋतु के समय प्रकृति किस तरह से निखर जाती है और कितनी सुंदर दिखती है। शरद ऋतु के समय प्रकृति का सौंदर्य कितना निखरा हुआ रहता है और कितना स्पष्ट और कितना साफ सुथरा रहता है। उसमें किसी भी तरह का प्रदूषण या किसी भी तरह का जो
वातावरण में अशुद्धता है, अशुद्धियाँ हैं, वो नहीं नज़र आती हैं। देखिए, शिशिर ओस से, शिशिर क्या होता है? ठंडा, ठंडा, ठंड से भरा हुआ, उसको बोलते हैं शिशिर। ओस से भीग गए जो, यानी ऑटम का जब सीज़न आता है, शरद का जब मौसम आता है, तो शरद के पहले बरसात का मौसम होता है और शरद के बाद शीत ऋतु होती है। तो ये दोनों ही मौसम अपने आप में थोड़े ठंडे होते हैं। शीत ऋतु में भी ओस का पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही ऑटम खत्म होता है, शीत ऋतु शुरू, ओस की बूंदें हर तरफ पड़ी रहती हैं, ज़मीन भीगा भीगा, पेड़ के सारे पत्ते भीगे भीगे रहते हैं, सब कुछ पर पानी की बूंदें ऐसी लगती है डूबी हुई है, बारिश हुई है। तो शिशिर ओस से, यानी ठंडी ठंडी ओस से भीग गए जो, यानी जो इन ओस की बूंदों से भीगे हुए हैं कमल के फूल, उन कमलों का मुकुट पहनकर, ऐसे कमल के फूलों का मुकुट बनाकर पहन लो, अपने सिर पर ताज लगा लो। सुंदरता कितनी बढ़ जाएगी, कल्पना करो। कोई एक खूबसूरत नारी है, सुंदर, वो अपने सिर पर कोई ताज लगाती है तो खूबसूरत लगती है, रानी बन जाती है। मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, सिर में क्या लगाते हैं लोग? एक ताज लगा लेते हैं, कितने सुंदर दिखने लगते हैं। तो कल्पना करो कमल का ताज लगा लें, कोई महिला सुंदर स्त्री कमल का ताज लगा ले, और कैसा कमल? जो ओस की बूंदों से, ठंडी ठंडी ओस की बूंदों से भीगा हुआ है। उसी तरह से तुम भी शरद सुंदरी मुकुट पहन लो कमलों का, निर्मल नील पंथ से आ तू, और उसके बाद धीरे धीरे धरती पर तू उतर, आसमान से तू उतर, निर्मल नील पंथ में, यानी जंगल के रास्ते से आ, पंथ का मतलब रास्ता, पथ, नील पंथ यानी नीला रास्ता। भाई आपने हरा रास्ता देखा होगा घास से भरा हुआ, नीला रास्ता तो नहीं देखा होगा। यहाँ नीला रास्ता बोलने का तात्पर्य है यानी शुद्धता से भरा हुआ जगह, जहाँ कोई अशुद्धि नहीं है। जब आप देखते होगे एयर बहुत ही शुद्ध होता है तो हल्का सा उसमें नीलापन आता है। आपने पढ़ा होगा 9 क्लास में इंग्लिश पोयम, माइल्ड द मिस्ट अपॉन द हिल। तो माइल्ड द मिस्ट अपॉन द हिल, वो जो मिस्ट है वो नीला नीला उसको दर्शाया गया है। जहाँ शुद्धता होती है हवा की, वहाँ नीलापन आ जाता है। आकाश में शुद्धता होती है तो आकाश कैसा दिखता है? नीला दिखता है। ठीक है, उसी से तुलना किया गया है कि रास्ता जब शुद्ध हो जाएगा तो नीलपंथ हो जाएगा। होगा नहीं? कल्पना करो मन ही मन में, ये जो आकाश हमें नीला दिखता है, क्या ऊपर कुछ नीला बोर्ड वोर्ड लगा है क्या? हवा की शुद्धता की वजह से नीला दिखता है, प्योरिटी ऑफ एयर। तो शरद सुंदरी तू भी निर्मल नील पंथ से आ तू, निर्मल यानी कि साफ सुथरा, नील पंथ एकदम प्योर रास्ते से, साफ सुथरे रास्ते से आ। कहने का तात्पर्य जब शरद ऋतु आता है तो वातावरण में शुद्धता का लेवल बढ़ जाता है ना, वातावरण में खूबसूरती बढ़ जाती है शुद्धता की वजह से। वन प्रांतर में नव यौवन भर, और पूरे वन के प्रांतर में, पूरे वन के अंचल में, वन के स्थान में, प्रांतर में क्या भर दे? नव यौवन भर दे। यौवन यानी कि जवानी। यहाँ यौवन का मतलब तात्पर्य क्या है? एनर्जी। जवानी का तात्पर्य किससे होता है? एनर्जी से। अगर हम कहेंगे तुम जवान हो तो मतलब यू आर फुल ऑफ एनर्जी। कोई बूढ़ा है तो उसका मतलब उसमें एनर्जी नहीं है, बूढ़े इंसान में शक्ति नहीं है, एनर्जी नहीं है। नौजवान में शक्ति है, एनर्जी है। तो आ, तो पूरे वन प्रांतर में नव यौवन, नव जवानी, नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा, नई लय, नई तरंग भर दे। तात्पर्य समझ गया ना? शरद सुंदरी के आने से पूरे वातावरण में नयापन आ जाता है। अब अगली पंक्तियां, स्टैंजा नंबर 4। शरद सुंदरी, मालती के फूलों का आसन। इसको देखिए, मैं मालती नहीं पढ़ रहा हूँ, छोटी ही की मात्रा है, मालती। मालती के फूलों का आसन, ये एक तरह का पुष्प है, फूल है। तो मालती के फूलों का आसन, आसन क्या होता है? बैठने के लिए जो हम लोग कुछ चटाई या कुछ कपड़े का टुकड़ा बिछा देते हैं उसे कहते हैं आसन। सघन कुंज बिछ गया बिछाया, सघन यानी कि डेंस, इंग्लिश में कहते हैं डेंस, हिंदी में क्या? घना। सघन यानी कि घना। कुंज, कुंज यानी झाड़ी। तो घने घने झाड़ियों के बीच, घने घने झाड़ियों के बीच गया बिछाया, बिछा दिया गया है। क्या बिछा दिया गया है? मालती के फूलों का आसन बिछा दिया गया है। कहाँ बिछाया गया है?
घने घने झाड़ियों के बीच बिछा दिया गया है मालती के फूलों का आसन। उफनाती गंगा के तट पर तब तुझको जा रहा बुलाया। अब चूंकि घने घने उस जंगल जैसे झाड़ियों के बीच में मालती फूलों का आसन बिछा दिया गया है तुम्हारे विश्राम के लिए, तुम्हारे बैठने के लिए। अब तुम्हें बुलाया जा रहा है कहाँ? उफनाती गंगा के तट पर। यानी इसके जरिए कवि ये भी दर्शाना चाह रहे हैं कि शरद ऋतु में जो गंगा नदी होती है या गंगा नदी जैसी और कोई भी नदी या जलाशय होता है, वहाँ पर नदियों के अंदर कोलाहल मच जाता है, उसके अंदर हलचल बढ़ जाती है, तेज उफान आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बरसात का ही अंत होता है। तो बरसात के वजह से सारी नदियाँ पानी से भरी रहती हैं, उनका जो लेवल है वो पानी से भर जाता है, उफान बढ़ गया रहता है ना। तो उफनाती गंगा के तट पर ऐसे मौसम में गंगा का जो किनारा होता है वो अक्सर आवाज़ों से भरा रहता है। किसकी आवाज़ों से? नदी में उफनते हुए लहरों की आवाज़। उफनना जानते हो ना, दूध का उफनना देखे हो? जब आप दूध गर्म करने के लिए रखते हो तो दूध में उफान आता है, ठीक, बहुत तेज़ी से उठता है, उबाल के बाद उफान आता है। अगर तुम आँच को धीमा नहीं कर दोगे तो पतीली से बाहर निकल जाएगा, गिर जाएगा, उसे कहते हैं उफनना। ऐसे ही नदी में भी उफान आता है, किसकी वजह से? बारिश की वजह से। और बारिश के तुरंत बाद आता है शरद ऋतु। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि हे शरद सुंदरी, आओ नदी के, गंगा नदी के तट पर आओ, उफनती हुई गंगा नदी के तट पर, तब तुझको जा रहा बुलाया। और इसीलिए तुमको बुलाया जा रहा है क्योंकि अब नदियों में उफान आ गया है, क्योंकि मालती के फूलों से सघन कुंज पूरी तरह से बिछ गया है आसन से। अब आओ, पधारो शरद सुंदरी, आओ। ले देकर प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया गया है इस स्टैंजा में भी। शरद सुंदरी का 5वां स्टैंजा, आइए देखते हैं। अब इन पंक्तियों में हम लोग देखेंगे कि कवि किस तरह से बता रहे हैं कि प्रकृति जो है शरद के समय, शरद ऋतु के समय संगीतमय भी बन जाता है। संगीतमय, उसका संगीत से भी वास्ता जुड़ जाता है। जब बहुत ही खुशहाली हो जाती है चारों तरफ तो आदमी जो होता है उसके अंदर लय पैदा होता है, तरंगे पैदा होती हैं और वो गीत का गान करना शुरू कर देता है। आप भी जब बहुत खुश रहोगे तो आपने गौर किया होगा, चाहे या अनचाहे ढंग से तुम भी अपने मन में कोई गीत गुनगुनाना शुरू कर देते हो। क्यों गुनगुनाते हो भाई? क्योंकि तुम बहुत ही खुश हो, आनंदित हो, अपनी अपनी भाषा में ही गुनगुनाना शुरू कर देते हो। राजहंस पथ निरख रहे हैं। राजहंस यानी हंस, पथ यानी रास्ता, निरख रहे हैं मतलब देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं मतलब इंतजार कर रहे हैं। किसका? शरद सुंदरी का, शरद ऋतु का। कौन इंतजार कर रहा है भाई? हंस, हंस इंतजार कर रहे हैं। पथ पर अपने पंख बिछाए, पथ पर, जिस पथ से शरद सुंदरी आने वाली है उसी पथ पर जाकर वो लोग अपना पंख बिछाए इंतजार कर रहा है। पंख बिछाए भाई, उनके पास ज़्यादा सेंसिटिव क्या होता है? पंख होता है, तो पंख बिछा बिछा के इंतजार कर रहा है। हमारे तुम्हारे पास ज़्यादा सेंसिटिव क्या होता है? आँखें, तो हम लोग अखियाँ बिछा के इंतजार करते हैं, नैना बिछा के, है ना। तो अलग अलग जीवों के पास अलग अलग अपना अपना ऐसा कोई तत्व होता है जिससे वो लोग इंतजार करते हैं। पता नहीं किसने निज वीणा, इसी बीच ना जाने किसने निज वीणा, खुद की वीणा बजाना शुरू कर दिया। ना जाने किसने, वीणा मतलब वही सितार, पर स्वर मादक मधुर बजाए। ना जाने किसने एक संगीत का तान छेड़ दिया है वीणा के जरिए, उसके खुद के वीणा के जरिए। और शरद सुंदरी के आगमन के साथ ही साथ न जाने ये कितना मादक और मधुर, मादक यानी मदहोश कर देने वाला, नशा पैदा कर देने वाला, और मधुर यानी बहुत ही मीठा संगीत शुरू हो गया है। संगीत ऐसा होता है ना कोई कोई जो हमारे हृदय को, मस्तिष्क को इतना छू देता है कि हम लोग वहीं सब कुछ भूल कर सुनने में एकदम लीन हो जाते हैं। इसीलिए उसको बोला गया है मादक संगीत और मधुर संगीत। मधुर जो होता है वो मादक होता है, हर संगीत। तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि शरद सुंदरी के आने से प्रकृति जो है वो संगीतमयी भी हो जाती है। अब आइए हम लोग शरद सुंदरी का सबसे आखिरी स्टैंजा के बारे में चर्चा करते हैं। निज अलकों की कृपा कोर से मेरे मन को पारस कर दे, मेरे तिमिराच्छन्न हृदय में तू नव ज्योति उष्मा भर दे। कवि कहते हैं, ऐ शरद सुंदरी, आ, अब आ भी जा,
निज अलकों, अलकों यानी कि बालों। याद होगा आपने दूसरे सेमेस्टर में पढ़ा था अलकनंदा, कुटक चैप्टर में तुमने पढ़ा था अलकनंदा। तो अलक वर्ड का मतलब होता है हेयर, बाल। तो अलकों का मतलब क्या होता है? बालों। निज अलकों यानी अपने बालों से, ऐ शरद सुंदरी अपने बालों से क्या कर? अपने बालों की कृपा कोर से, कृपा कोर का मतलब उसकी कृपा दृष्टि से। तेरे बालों की अगर कृपा हो जाए तो मेरा जीवन बदल जाए। क्या भाई, क्या होगा भाई तेरे बालों से? मेरे मन को पारस कर दे, अपने बालों से मुझे छू दे थोड़ा, ठीक है। जैसे जब कोई बहुत ही रोमांटिक नज़ारा दिखलाना होता है तो जो नायक होता है वो क्या कहता है नायिका को कि भाई तुम्हारे बालों की घनी छाँव में हम यूं ही अपना जीवन बिता दें। तो घनी छाँव में मतलब कल्पना करो कि बाल जो है वो घटा है, बहुत ही घना बादल है और उसके नीचे कोई लेट गया है तो क्या महसूस करेगा? सावन की घटा है। अपने बालों की थोड़ी सी कृपा कर दे भाई शरद सुंदरी, मेरे मन को पारस कर दे, मेरे मन को छू कर पारस में बदल दे। अच्छा, पारस क्या होता है? पारस एक ऐसा पत्थर होता है जिसके अंदर ऐसा गुण होता है ना कि अगर वो लोहे को छू दे तो सोने में बदल दे। लोहे को क्यों, किसी भी चीज़ को छू दे तो सोना में बदल देता है। पारस मणि कहते हैं उसे। तो मेरे हृदय को तू पारस बना दे, एक बार अपने बालों का छुअन दे दे मुझे उसकी कृपा दृष्टि से, ठीक है। तात्पर्य क्या है यहाँ पर? ना तो कोई लड़की है ना तो कोई बाल है। कहने का तात्पर्य शरद मौसम आ जाओ और मेरे अंदर ऐसा एनर्जी जगा दो कि हम नौजवान हो जाएं और मेरा मन मस्तिष्क सब जवानी और तरंगों से और उमंगों से भर जाए, ठीक है। पारस कर दे मेरे तिमिराच्छन्न हृदय में। मेरा हृदय कैसा है? हृदय का तुलना यहाँ किया गया है तिमिराच्छन्न। तिमिर का मतलब होता है अंधकार, आच्छन्न का मतलब भरा हुआ। तिमिर से आच्छन्न, तिमिर से भरा हुआ, तिमिराच्छन्न, अंधकार से भरा हुआ क्या? मेरा हृदय। इस सूने दिल में, इस सूने हृदय में जो अंधेरा हृदय है, इसको क्या कर तू? छू दे। किससे छू दे? हाथों से नहीं, बालों से छू दे। अपने बालों का कृपा दृष्टि दिखा दे, थोड़ा छू दे तो क्या हो जाएगा? तू नव ज्योति उष्मा भर दे, मेरे अंदर नई ज्योति भर दे, नया प्रकाश, और मेरे दिल का जो अंधकार है वो दूर हो जाएगा। और उष्मा भर दे, उष्मा मतलब गर्माहट। जो मेरा ये दिल बिना किसी प्रेम का है, बिना किसी मोहब्बत का है, रूखा सूखा सा है, बेजान सा है, ठंडा ठंडा सा है, इसके अंदर गर्माहट ला दे, उष्मा भर दे, नई तरंगे ला दे, नई ज्योति ला दे। तो आशा करते हैं सभी को कविता समझ में आई। धन्यवाद।